न्यूज तक अब नए अंदाज में। 4 दिन हुए हैं जब दक्षिण अफ्रीका ने WHO को बताया और शुक्रवार को ही WHO की कमिटी ने कहा कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और कंसर्न इसलिए कहा और रिस्क इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो म्यूटेशंस हैं, जो बदलाव आए हैं वायरस के अंदर, उसका पहला एक्सपीरियंस है। वैज्ञानिक इस म्यूटेशंस को देख चुके हैं। कई सारे नए भी हैं, बट कई ऐसे भी हैं जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स में थे। और उन म्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। से कुछ ऐसे हैं जिससे इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है। कुछ ऐसे हैं जिससे एंटीबॉडीज कम काम कर सकती हैं। तो इसीलिए ये कंसर्न है, पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है इससे। क्योंकि अभी जो शुरू में दक्षिण अफ्रीका के केस थे, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादातर युवक थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको जो वैक्सीन ले चुके थे। तो पूरी तरह से क्लिनिकल पिक्चर पता लगाने के लिए टाइम लगेगा। परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्रिकॉशंस हम पहले कोविड के लिए कह रहे थे, जितनी सावधानियां हमने बताई हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं बदलेंगी। क्योंकि वो ही वायरस है, वो ही कीटाणु है। तो मास्क पहनना, दूरी रखना, खिड़की दरवाजे खोल के रखना, लोगों को बाहर मिलना, भीड़ भाड़ ना करना। आजकल मेरे ख्याल से शादियों का सीजन है, लोग शायद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सावधानी का टाइम है, ढीला होने का टाइम नहीं है, जब तक हमें और इसके बारे में पता नहीं लगे। सिम्टम्स के ऊपर वेरिएंट को पता लगाना ठीक नहीं है, ये साइंटिफिकली बिल्कुल गलत रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी ज्यादा स्पेक्युलेट नहीं करना चाहिए, हमें सावधानी रखनी चाहिए। और जो जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है सब देशों में, भारत में भी कंसोर्टियम बना है इंसाकॉग, जो कई राज्यों में लैब्स इसके ऊपर दिन रात काम कर रही हैं। तो जैसे जैसे दिन निकलेंगे इस वेरिएंट के बारे में और जानकारी मिलेगी, और जैसे ही हमें मिलती है हम सबको बताते रहेंगे। इसमें म्यूटेशंस पहले के वेरिएंट से इसमें बहुत ज्यादा थे। तो अप्रोक्सीमेटली 50 म्यूटेशन थे, जिसमें 30 लगभग म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पे थे। जो स्पाइक प्रोटीन वो है जो वायरस को हमारे नाक के अंदर सेल्स में एंट्री करता है। तो उसमें जब म्यूटेशंस होती हैं तो वो वायरस के प्रॉपर्टीज को, लक्षण को बदल सकता है, जैसे कि वो ज्यादा अच्छी तरह से ट्रांसमिट करे, इन्फेक्शन करे। या ये भी उसमें प्रॉपर्टीज हैं जो एंटीबॉडीज हमारे खून में बनी हुई हैं वैक्सीनेशन से या पहले के इन्फेक्शन से, उनको रेजिस्ट करने के लिए, उनसे एस्केप करने के लिए कुछ म्यूटेशंस ऐसे भी। वो वायरस जो है, वायरस तो कोशिश करती रहती है ना कि वो फैलते रहे। वायरस तो नहीं चाहती है कि वो खत्म हो जाए, तो इसलिए वो अपने आप को बदलती रहती है। तो अभी म्यूटेशंस को देखने से ही हमें ये लगा कि कुछ कंसर्निंग म्यूटेशंस हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से हमें जांच करके देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अब एक्सपेरिमेंट्स चल रही हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पे लगे हुए हैं पता करने के लिए कि जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनी हुई हैं, क्या वो अच्छी तरह से काम कर रही हैं कि नहीं। बट एक चीज और मैं कहना चाहूंगी वैक्सीन के बारे में, कि जितने भी अभी तक वेरिएंट्स हमने देखे हैं, उसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो बिल्कुल वैक्सीन जिसपे काम नहीं करती हैं। कुछ ज्यादा, कुछ कम, परंतु ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें, मेरे ख्याल से, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं करेंगी पूरी तरह से। क्योंकि एक तो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं हमारे बदन में, परंतु उसमें दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स जिसे कहते हैं। तो उनको आसानी से हम लोग नाप नहीं सकते खून में, परंतु वो ही हैं टी सेल्स जो
निमोनिया होने से, बहुत बीमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं। तो अभी तक यही मान के चलें कि वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पूरी दुनिया में, 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं। तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है, पर आगे जाके ये ओमाइक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंट्रोल करें, ताकि इसको एक मौका ना मिले बदलने का। जितना जितना मौका मिलता है वायरस को, उतना ये वेरिएशन करता रहेगा। अब बूस्टर्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ देशों में ये देखा गया कि 6, 7, 8 महीने वैक्सीन लगाने के बाद उसकी जो एफिकेसी है वो कुछ परसेंटेज पॉइंट कम हुई है। जैसे 90% पे जो एफिकेसी थी वो 80% पे आई है। तो बूस्टर लगाने से वो ये मान के चल रहे हैं कि उसको दोबारा हम बड़े हाई लेवल पे उसको ला सकें। तो इस तरह से अभी तक इंडिया का कोई डेटा नहीं है कि वैक्सीन्स का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो रहा है या कुछ एज ग्रुप्स में उसका असर कम हो रहा है। तो ये डेटा को देख के हर देश को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि बूस्टर्स क्या देने चाहिए कि नहीं, और किस एज ग्रुप में देने चाहिए, कौन से ग्रुप को देने चाहिए और कौन से इंटरवल पे देनी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन्स भी हर देश में अलग अलग वैक्सीन यूज कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ये जो है ये भारत को अपने डेटा लेके देख के उसके बाद उसका निर्णय करना पड़ेगा। लॉकडाउन एक जल्दी से या आसानी से लेने का कोई निर्णय नहीं है, ये बहुत गंभीर चीज होती है। तो इससे लॉकडाउन से पहले ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और इसमें सबसे मुख्य ये है कि जो पब्लिक जो है वो सावधान रहे। मास्क का उपयोग करना, वो ठीक तरह से मास्क को पहनना जो पूरी तरह से नाक और मुंह के ऊपर वो कवर हो। जब भी हम बाहर जाएं, जब भी बाहर लोगों से मिलें, मार्केट में जाएं या कहीं भी फंक्शन में जाएं, मास्क लगाने से काफी ये फैल जो है इसको हम कम कर सकते हैं। और दरवाजे वगैरह खुला, जहां भी हो सके बाहर मिलें लोगों से, अंदर ना मिलें। और अपने अगर ये खांसी या छींकें वगैरह हो रही हैं या बीमार हैं तो घर में रहें, बाहर ना जाएं। और फंक्शंस वगैरह में कम लोग अभी भी हम रखें, क्योंकि इसके तो काफी मतलब कोविड प्रिकॉशंस और कोविड रूल्स और रेगुलेशंस हर गवर्नमेंट ने बनाई हैं। तो पब्लिक को जरूर इसके ऊपर अभी बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये हम शायद थक गए होंगे वायरस से, बट वायरस नहीं थका है। वायरस वहां पे है, लोगों को ढूंढ रहा है जिनमें इम्यूनिटी कम है उनको इन्फेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अभी हमें थकना नहीं है। अभी और कुछ दिन के लिए हमें ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं वो करते रहना होगा।